हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मरना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि CPCT का एग्ज़ाम अभी हुआ था और उसके जो आंसर शीट है वो भी आ चुकी है। आई होप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, मिला भी ली होगी, और आज हम इस वीडियोस में उसी आंसर शीट को देखेंगे और उसके आंसर जानेंगे। ये देख लीजिए, 16 अक्टूबर 2021 शिफ्ट 1 की जो आंसर शीट है वो आपके सामने मैंने ओपन कर ली है। इसके अंदर हम जानते हैं कि 75 क्वेश्चंस आते हैं और ड्यूरेशन इसका 95 मिनट्स का रहता है, जिसमें 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते हैं। और यहाँ पर 52 क्वेश्चंस के बारे में ही हम बात करेंगे जो कंप्यूटर के रहते हैं। चलिए, बातें कम करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 52 क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थोड़े से हार्ड होते हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम जो इनका लेवल देखेंगे, और इस बार इन्होंने हिंदी फॉन्ट बहुत सही से टाइप किया है। पिछली बार के पेपर में हिंदी फॉन्ट सही से नहीं आ पाया था। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट पीपल डू एट सोशल नेटवर्किंग साइट। अगर आप एग्जाम में हिंदी पढ़ते हैं, ये हिंदी क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा वाक्यांश सबसे अच्छा वर्णन करता है कि लोग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर क्या करते हैं। तो ये आप तो सिंपल हिंदी है, हालांकि पढ़ के समझ गए। कई बार हिंदी इतनी कठिन आती है कि हम उसे समझ नहीं पाते लिखा क्या हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ें और इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कौन सा वाक्यांश है जो सबसे अच्छा वर्णन करता है कि लोग सोशल मीडिया पर या साइट्स पर क्या करते हैं। तो सोशल मीडिया पर हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं चीज़ों को, है ना। तो आप देखते हैं, नंबर 1 दिया हुआ है, वे अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। जी हाँ, ये काम सोशल मीडिया पे हो सकता है। दूसरा दिया हुआ है, वे लेख और अन्य सामग्री को ब्राउज करते हैं। तो ये काम सोशल मीडिया पे नहीं होता है। हम किसी भी लेख वगैरह को या सामग्री वगैरह को ब्राउज नहीं कर सकते हैं। ब्राउज हमेशा सर्च इंजन में होते हैं, सोशल मीडिया में नहीं होता है। HTML का प्रयोग करके पेज की कोडिंग कर सकते हैं, ये भी हम सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते। और वे प्लग इन के लिए कोड लिखते हैं, ये भी नहीं है, क्योंकि हम जब कोड लिख पाते तो जाहिर सी बात है हम HTML कोड भी लिख लेते। हम कोडिंग का काम नहीं कर पाते हैं वेबसाइट पे, सोशल मीडिया वेबसाइट पे। तो तीनों आंसर B, C और D नहीं है। ये तीनों काम हम नहीं कर पाते हैं सोशल मीडिया पे। अब बचा आपका पहला ऑप्शन जो कर पाते हैं, वो एकदम सही है। वे अन्य लोगों के साथ बातचीत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये है कि एक खाली स्थान लगभग 1 अरब बाइट होता है। 1 अरब बाइट कितना होता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 अरब कितना होता है। तो आप 1 अरब को लिख लीजिए और 000 उसमें लगाइए, तो आप गिन सकते हैं 1, 2, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना। तो इस प्रकार से 1 अरब के अंदर आप देखेंगे तो अब अंदाजा कैसे लगाएंगे। मैंने सिखाया था फंडामेंटल में कि 1024 बिट मिलती हैं, बाइट मिलती है। तो 1024 बाइट मिलने पर 1024 बाइट मिलने पर 1 KB बन जाता है। तो यहाँ पे आपका चलेगा अंदाज़ा कि लगभग 1000, मान लीजिए 1000 KB, 1000 बाइट का 1 KB, 1000 KB का 1 MB और 1000 MB का 1 GB और 1000 GB का 1 TB, ऐसे मान लीजिए। तो पूछा गया है कि 1 अरब बाइट में कितना होगा, बाइट पूछा गया है। तो दोस्तों, बाइट 1 अरब में कितनी बिंदी जीरो होंगी आप देख लीजिए पहले। 1, 2, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि उसमें 9 जीरो होंगे। 9 जीरो का मतलब क्या हो गया, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। तो आप देख सकते हैं 1000 इंटू 1000 करेंगे तो क्या होगा, 1000 बाइट 1 KB होता है, तो इसलिए 1000 इंटू 1000 करेंगे तो 1 MB बन जाएगा।
और 1 MB इंटू 1000 करेंगे तब 1 GB बनेगा। तो इसका आंसर होगा GB, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा GB, ठीक है ना। क्योंकि 1000 से देखो, अब ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बाइट तो होने से रहा, बिट होने से रहा, टेराबाइट और GB में से हो सकता है कोई हो, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 1 GB में कितने बाइट होंगे। तो 1000 बाइट बराबर होता है 1 KB, तो 1000 इंटू 1000 KB होगा, 1000 इंटू 1000 बाइट होगा 1 MB, और 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 बाइट होगा 1 GB। तो इसलिए यहाँ पे 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 का मतलब हो गया 1 GB, सही आंसर है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो ये है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम खेलने के लिए निम्न में से किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है जिसमें अपन गेम वगैरह बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, SAP नहीं है, HTML नहीं है, लेकिन जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। आप मित्र के साथ तत्काल और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए किसका उपयोग करेंगे। जी हाँ, रियल टाइम मैसेज बात करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसे मैसेंजर कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे मैसेंजर अगर आंसर होगा, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 4th नंबर पर इंस्टेंट मैसेंजर का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो आप देखते हैं तो तुरंत आप मैसेज करेंगे तो सामने वाले के पास तुरंत पहुंच जाता है, और वहाँ से रिप्लाई करेगा तो तुरंत आपके पास उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये तुरंत काम होना है, इसलिए रियल टाइम सिस्टम कहा जाता है। और व्हाट्सएप एक मैसेंजर है, तो मैसेंजर से यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी खाली स्थान महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी जो है दोनों ही किसके कंपोनेंट हैं। तो आउटपुट डिवाइस तो ये नहीं होते हैं, इनपुट डिवाइस नहीं होते हैं, डेस्कटॉप भी नहीं होंगे, ये आपके सिस्टम यूनिट यानी कि CPU के पार्ट होते हैं। जी हाँ, हमने CPU का ब्लॉक डायग्राम समझाया है, वहाँ बताया है कि CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी इसके पार्ट है। अगला प्रश्न जो है वो ये है, विंडो विस्टा में स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल किस लिए होता है, या स्नैपिंग टूल खालिस्तान मोड में शुरू होता है। तो स्नैपिंग टूल विंडो विस्टा में ही नहीं, सभी विंडोज़ के अंदर स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल क्या होता है, एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इसका शुरू करते हैं तो किस मोड में होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसे स्टार्ट करेंगे तो ये न्यू मोड में हमेशा स्टार्ट होगा। तो न्यू स्नैपिंग मोड में जो स्टार्ट होता है, सभी के लिए एक ही आंसर है, चाहे कोई भी विंडो हो, विंडो विस्टा हो, 7 हो, कोई भी विंडो हो, सभी के लिए एक ही है, न्यू स्नैपिंग इसका आंसर सही है। एंड अगला प्रश्न है, फसलों और वनस्पतियों की सभी जातियों की जानकारी देता है। जो पशु होते हैं और वनस्पति होती हैं, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स की जो जाति हैं उनकी जानकारी देता है कौन। तो उसको अपन जब अपन किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि कितने लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जी आप बताइए, तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ सर्वे होगा जिससे मालूम चलेगा कितने लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पशुओं और वनस्पतियों की जानकारी जो मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है। तो हम यहाँ बताया गया है विकी स्पीसीज़। विकी स्पीसीज़ है जो पशुओं और वनस्पतियों की जानकारी देता है, विकी स्पीसीज़, ठीक है। ये आप विकीपीडिया जैसे होता है ना, विकीपीडिया, तो विकी स्पीसीज़। और देखिए स्पीसीज़ मतलब जाति भी होता है, स्पीसीज़ वाला जाति भी होता है ना, विकीपीडिया जैसे होता है वैसे विकी स्पीसीज़ होता है, जहाँ पर हम सभी जानकारी को, सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं पशुओं और वनस्पति के बारे में। ये वेबसाइट कह सकते हैं अपन, जो विकी स्पीसीज़ के नाम से मार्केट अवेलेबल है। ओके, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि टेम्परेरी फाइलों को सहेजने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जी हाँ, टेम्परेरी फाइलों को हमेशा TMP एक्सटेंशन दिया जाता है। तो TMP मतलब टेम्परेरी होता है,
तो यहाँ पे ध्यान रखना TEMP नहीं होगा, TMP होगा, ठीक है। TMP इसका एक्सटेंशन बिल्कुल करेक्ट है। MS वर्ड 2016 में स्टाइल कमांड ग्रुप किस मिनी टर्म में होता है? तो स्टाइल जो होता है वो आप लोगों ने चलाया होगा, MS वर्ड नहीं चलाया तो हमने बताया है, हम सिखाया भी है। वो होम टैब में होते हैं, ठीक है। होम टैब में स्टाइल वगैरह बनाई जाती हैं और तरह से अप्लाई जो होती हैं तो होम टैब में होता है। पावर पॉइंट में एक कमांड को रद्द करने के लिए और डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए कौन सी कमांड बताई जाती है? तो पूरी विंडोज़ के अंदर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, अगर आपको पूरी डायलॉग बॉक्स को बंद करना है या किसी कमांड को रद्द करना है तो उसके लिए एक ही बटन होता है, वो है ESC यानी कि एस्केप बटन। तो इसका सही आंसर होगा एस्केप बटन, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी उपयोगकर्ता खाते के चल रहे अनुप्रयोग क्रियात्मक रहते हैं? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है? डू द रनिंग एप्लीकेशन ऑफ ए यूजर अकाउंट रिमेन एक्टिव, यानी कि रनिंग स्टेट है और रनिंग एप्लीकेशन है और कौन से स्टेट में रन रहती है वो पूछा गया है। निम्न में से किस स्थिति में किसी उपयोगकर्ता खाते के चल रहे एप्लीकेशन चलते रहते, बंद नहीं होते? तो हम जब कंप्यूटर को यहाँ देखें शट डाउन करते हैं यहाँ से ऐसे, तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा और पूरी प्रोसेस भी बंद हो जाएगी। रीस्टार्ट करेंगे तब भी पूरी कंप्यूटर बंद हो जाएगा और पूरी प्रोसेस बंद हो जाएगी। रिस्टार्ट करेंगे तब भी, ठीक है। स्लीप में ऐसा नहीं होता है, तो स्लीप यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, देखिए दोस्तों। शट डाउन दिया है, शट डाउन करने पर कंप्यूटर बंद हो जाएगा और जो प्रोसेस चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। रीस्टार्ट करने पर भी कंप्यूटर बंद हो जाएगा, मतलब रिस्टार्ट हो जाएगा और जो प्रोसेस चल रही है वो बंद हो जाएगी। वैन यूजर स्विच यूजर, ये क्या होता है? और लॉग ऑफ, ये क्या होता है? हमने बताया विंडोज़ के अंदर जब कंप्यूटर को हम लॉग ऑफ करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये करेंगे लॉग आउट। तो ये यही लॉग आउट करूँगा, मैं लॉग आउट करूँगा तो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम सारे बंद हो जाएंगे और हम लॉग आउट से मतलब कंप्यूटर के अकाउंट से बाहर निकल जाएंगे। तो कंप्यूटर अकाउंट से बाहर निकल जाएंगे और फाइल भी प्रोग्राम भी बंद हो रहे हैं, तो लॉग ऑफ भी सही नहीं, आंसर नहीं है। लेकिन स्विच यूजर एक ऐसा ऑप्शन है, स्विच यूजर नाम ही है इसका, स्विच यूजर मतलब यूजर चेंज करना। तो स्विच यूजर से क्या होता है, आपका जो अकाउंट खुला हुआ है और उसमें प्रोग्राम खुले हुए हैं, सारे प्रोग्राम एक्टिव रहेंगे और साथ ही आप दूसरे यूज़र अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और आपके पुराने वाले अकाउंट के प्रोग्राम फाइल खुले रहेंगी, बंद नहीं होंगी। वही ये पूछा गया है, यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी स्थिति है जिसके द्वारा हम चल रहे खाते के प्रोग्राम को मतलब बंद नहीं करते हैं, चलते ही रहते हैं, प्रोसेस में रहते हैं। तो स्विच यूजर एक ऐसी कंडीशन है, स्थिति है जिसमें हम दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे तब भी पहले अकाउंट के पूरे प्रोग्राम खुले रहेंगे। अगला प्रश्न है, बस आर्किटेक्चर में ISA का क्या अर्थ होता है? तो ISA का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है और ISA का मतलब होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में UDP का अर्थ क्या होता है? तो UDP का मतलब होता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये हमने अपने इंटरनेट में बताया है। UDP मतलब होता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है, ये प्रोटोकॉल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक वितरित यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जिसे कमोडिटी हार्डवेयर पर चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो निम्न में से कौन सा एक फाइल सिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जो कमोडिटी हार्डवेयर के लिए बनाया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं याहू फाइल सिस्टम, ग्लस्टर फाइल सिस्टम, गूगल फाइल सिस्टम और हडूप फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं जो कम्युनिटी हार्डवेयर को चलाने के लिए जो बनाया गया है वो हडूप फाइल सिस्टम है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है यानी बटा हुआ। तो यहाँ पे चारों के चारों फाइल सिस्टम बटे हुए हैं।
ग्रेस्टर, याहू, गूगल और हडूप नाम का डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है वो भी बटा हुआ है। और सारे के सारे जो आपके ऑप्शन दिए हैं तो सारे के सारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है तो सारे फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन बताना ये है कि उनमें से कौन सा हार्डवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा फाइल सिस्टम है जो कि कमोडिटी हार्डवेयर पर चलता है। और ये हडूप जो है वो ये कह सकते हैं अपन अपाचे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको मतलब बेस बनाया गया है। और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं इसको अपन। हडूप जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें डिटेल में इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा कि प्रतिष्ठा द्वारा क्या होता है, सब बता देंगे। यहाँ बनाएंगे तो वैसे वीडियो बहुत बड़ा बनेगा तो यहाँ ज़्यादा बताएंगे नहीं, लेकिन इतना जान लीजिए कि यहाँ पर जो हडूप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है या ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं और ये ओपन सोर्स होता है। ठीक है। वह चार्ट क्या कहलाता है जिसमें एक श्रृंखला में आंकड़ों के बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यानी खड़े में और आड़े में दिखाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो अगर खड़े में आता है तो हम उसे कॉलम चार्ट, आड़ा आता है तो बार चार्ट कहते हैं। लेकिन जो बोल रहा है कि दोनों ही आते हैं, क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में क्या बोल रहा है वो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, दोनों लाइंस में आता है। तो दोनों लाइंस में आने वाला चार्ट जो होता है दोस्तों उसका नाम है स्नैप चार्ट। अगर आप एक्सेल में जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उसमें स्नैप चार्ट नाम का एक ऑप्शन आता है जिसमें ना ही तो कॉलम होते हैं, मतलब ना ही अकेले कॉलम होते हैं ना अकेले आड़ी लाइन होती है, दोनों आते हैं उसके अंदर। तो वो ये जो स्नैप चार्ट है इसका सही आंसर होगा। अगर बहुत सारी श्रेणियां हैं, मतलब एक्सेल में काम कर रहे हैं, बहुत सारी श्रेणियां आपके पास है, बहुत सारी लाइंस है, सीरीज है या मान है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, यानी कौन सा चार्ट इस्तेमाल करेंगे? तो पाई चार्ट का इस्तेमाल हम बहुत सारी श्रेणी में नहीं करते हैं, केवल एक ही श्रेणी में करते हैं, तो ये नहीं होगा। मार्करों के साथ लाइन चार्ट, मार्करों के बिना लाइन चार्ट और डोनट चार्ट। तो डोनट चार्ट भी पाई चार्ट जैसा होता है, ये भी नहीं होगा। बचे आपके दो, मार्कर के बिना, मार्कर के साथ लाइन चार्ट। यदि अपन मार्कर के साथ इस्तेमाल करते हैं लाइन चार्ट को तो मतलब होता है कि अपन एक ही सीरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब एक से अधिक सीरीज होती है तो उनको अपन बिना लाइन कार्ड को, बिना लाइन के, बिना मार्क के इस्तेमाल करते हैं। तो मार्करों के बिना लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जब एक से अधिक हमारे पास सीरीज होगी। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग खाली स्थान की स्थिति पर पता लगाया जा सकता है और उसे कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। ये मतलब जो बताया गया है, पूछा गया है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और उसका प्रयोग, सॉफ्टवेयर यूटिलिटी मतलब कोई एक ही नाम है, ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग कर खाली स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जिसका पता लगा सकते हैं और उसे कंप्यूटर से हटा सकते हैं। तो क्या चीज़ है जिससे अपन किसी का मालूम कर सकते हैं और उसे हटा सकते हैं? तो खाली स्थान कैन बी लोकेटेड एंड रिमूव फ्रॉम कंप्यूटर बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर यूटिलिटी एंड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब देखो इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश बहुत ही समझ में आ रहा है आपको। खाली स्थान ऐसी क्या चीज़ है, कैन बी लोकेटेड एंड रिमूव, जैसे ढूंढ सकते हैं और हटा सकते हैं फ्रॉम ए कंप्यूटर में से बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर यूटिलिटी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके माध्यम से। तो इंटरनेट पे अवेलेबल क्या होता है आप ज़रा देखें जरा इसमें से, क्या हार्डवेयर इंटरनेट पर अवेलेबल है? जी नहीं। क्या कोई कमांड इंटरनेट पर अवेलेबल है? जी नहीं। क्या कोई प्रोग्राम इंटरनेट पर अवेलेबल है? हो सकता है प्रोग्राम अवेलेबल हो। और एडवेयर, तो एडवेयर भी एक प्रोग्राम ही होता है जो कि किसी चीज़ को ऐड करने के बारे में बताता है। जैसे आपने कई बार अपने मोबाइल में भी देखा होगा, आपके मोबाइल में कई बार ऐसे ऐड आ जाता है कि योर मोबाइल इज इन्फेक्टेड बाई वायरस। आपके मोबाइल में वायरस है तो आप इस पर क्लिक करें और सर्च कर लीजिए, तो हम क्लिक करके उससे मोबाइल को सर्च कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही इंटरनेट पे भी कई बार ऐड आते हैं जो किसी चीज़ों के बारे में, सिक्योरिटी के पर्पज़ को लेकर आ सकता है। तो जो आपको बताता है कि आपके कंप्यूटर हार्मफुल हो रहा है तो उसको आप स्कैन कर लीजिए। तो जब हम स्कैन कर लेते हैं और हमारा कंप्यूटर काम कर लेता है और जो डाटा पड़ा है फालतू उसको हटा देता है, जो हार्मफुल डाटा होता है उसको रिमूव कर देता है।
तो उसको अपन एडवेयर कहते हैं, जो ऐड के रूप में आ रहा है, हम डाल नहीं रहे उसे, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर इसका सही आंसर है एडवेयर प्रोग्राम होता है, हालांकि तो प्रोग्राम सब हो गए, सारे प्रोग्राम हो गए, बस प्रोग्राम में तो पर्टिकुलर प्रोग्राम पूछा गया है, हटा देता है, तो वो एडवेयर ही होगा इसका आंसर। तो इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या सॉफ्टवेयर का प्रयोग काय के लिए करते हैं, उन चीज़ें उठाने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, एडवेयर कहते हैं। हरीस्थान इज नॉट ए बेसिक मेथड ऑफ ऑथराइजिंग समवन। निम्न में से कौन सा किसी को ऑथराइज करने का बेसिक मेथड नहीं है? तो नाम, पासवर्ड, OTP, बायोमेट्रिक। तो जाहिर सी बात है, ऑथराइज करने के लिए हम पासवर्ड चाहिए, OTP चाहिए, बायोमेट्रिक चाहिए, लेकिन नाम से हम ऑथराइज नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपन नाम से उसे ऑथराइज नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन दिया गया है, सर्च इज सीमोस। सीमोस कंप्यूटर में होता है, सिस्टम रहता है। सीमोस फॉर द बूट डिवाइस ऑर्डर एंड चेक फॉर ए बूट सेक्टर। तो पूछा गया है कि बूट डिवाइस ऑर्डर के लिए सीमोस को खोजता है और बूट सेक्टर के लिए जांच करता है। कौन करता है जांच? तो जाहिर सी बात है, बूट लोडर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर, जो लूट करता है बूटिंग सिस्टम को। लेकिन सर्च करने के लिए पूछा गया है कि बूट डिवाइस ऑर्डर के लिए सीमोस को खोजता है और सर्च करता है। सबसे पहले मैंने बताया था अपने थ्योरी में बूटिंग के बारे में। जब बूटिंग क्रिया होती है, सबसे पहले पोस्ट प्रक्रिया होती है। पोस्ट प्रक्रिया के बाद कंप्यूटर सारी डिवाइस को चेक करता है और उसके लिए बायोस जो उसका फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है उसे इस्तेमाल करता है। बायोस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बूट लोडर बहुत से लगा देंगे, बूट लोडर केवल लोड करने के लिए है, ना कि सर्च करने के लिए। स्टार्टअप उसे स्टार्ट करता है और स्पेस ना कोई चीज़ नहीं होती। बायोस जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारे काम करेगा। टू चेंज द करंट टाइम एंड टाइम विच कमांड इन यूज लाइनक्स। लाइनक्स में करंट टाइम को चेंज करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर कमांड दी हुई है HHMMSS। इस कमांड का इस्तेमाल किया जाएगा। और बेसिकली अगर आप देखेंगे टाइम डेट CTL ये कमांड रहती है, याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए। वेब क्रॉलर इज आल्सो कॉल्ड। वेब क्रॉलर को भी कहते हैं। तो वेब क्रॉलर जो होता है वो क्या होता है, उसे हम और क्या कहते हैं? तो उसको अपन वेब स्पाइडर भी कहते हैं। वेब क्रॉलर को हम वेब स्पाइडर भी कहते हैं। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वेब क्रॉलर है क्या, है ना? तो वेब क्रॉलर जो ये जैसे मैं आपको समझाऊँ इस तरीके से, जब हम लोग ऑनलाइन किसी सर्च इंजन में सर्च करके जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें उसी से जुड़ी हुई कई जानकारी शो होती है, लेकिन ये सभी को मालूम नहीं रहता कि इस तरह की जानकारी कैसे उपलब्ध होती है। यानी ब्लॉग्स या वेबसाइट पर हमारे द्वारा पोस्ट किया गया कंटेंट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर शो कर देता है। इसके शो होने के पीछे क्या प्रोसेस होती है, ये जानकारी सभी वेबसाइट ओनर या ब्लॉगर्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब ये जो है ना, इसी और रैंकिंग से जुड़ी जानकारी है। तो एक्चुअली क्रोलिंग क्या होता है? क्रोलिंग को अपन क्रोलर्स जो है ना, क्रोलर उसको अपन बोट्स भी कहते हैं। बोट्स, क्रोलर्स या बोट्स किसी भी सर्च इंजन का रोबोट हो सकता है, रोबोट कह सकते हैं उसको। जो क्रॉलर जो होता है वो रोबोट हो सकता है, जिसके द्वारा किसी भी ब्लॉग्स या वेबसाइट की डाटा को सर्च इंजन में शो कर देते हैं। इसके कहते हैं, इसके द्वारा किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट की डाटा को सर्च इंजन में शो कर लेते हैं। कौन पेज किस तरह से रैंक करेगा, यह काम सर्च इंजन के रोबोट, बोट्स या क्रॉलर्स
का होता है। इसे रोबोट्स, बोट्स या क्रॉलर्स या स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि हम सर्च इंजन में कुछ सर्च करते हैं वेबसाइट पर, तो वो जानकारी कैसे सर्च होती है और कैसे वो सर्च करता है वो, तो उसको अपन रोबोट भी कहते हैं, बोट्स भी कहते हैं, क्रॉलर भी कहते हैं और स्पाइडर भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर, और जाहिर सी बात है बोट्स द्वारा नहीं दिया हुआ है, तो स्पाइडर दिया है, तो स्पाइडर इसका सही आंसर होगा। सर्च इंजन जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट या ब्लॉग पोस्ट को यूआरएल सबमिट करके सर्च करने का काम करता है। तो सबमिट करके सर्च इंजन के स्क्रॉल की नज़र में लाता है, जिससे वेब पेज सर्च इंजन में रैंक कर लेता है और रैंक करता है। सर्च इंजन के साथ जो स्पाइडर्स या वेब स्क्रॉलर जो होती हैं, वेब स्क्रॉलर्स इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, पीडीएफ आदि से जैसे सभी तरह के डाटा को क्रॉलिंग करने का काम करता है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि स्पाइडर जो नाम दिया गया है वो वेब क्रॉलर का नाम दिया गया है। बाकी डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल अपना अलग से वीडियो बनाएंगे, इसकी बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अगला जो फिलहाल आप याद कर लीजिए कि भाई वेब स्क्रॉलर को हम वेब स्पाइडर कहते हैं। वेब स्क्रॉलर कोई ऐसी चीज़ है जो वेबसाइट पर सर्च करने में हमारी हेल्प करती है, जिसको अपन वेब स्पाइडर भी कहते हैं, बोट्स भी कहते हैं, BOTS, बोट्स भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चिप्स विशेष रूप से 3D इमेज को प्रदर्शित करने और उसे जोड़कर संबंधित प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संभालने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो जाहिर सी बात है, इमेजेस को संभालने के लिए, इमेजेस के लिए जो चिप होगी वो कहीं ना कहीं ग्राफिक्स नाम से जुड़ी हुई होगी। तो यहाँ पर कोई ग्राफिक्स का नाम दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ग्राफिक्स को प्रोसेसर, उसको नाम दिया जाएगा। सिंपल है। और नहीं भी आता तो हम इसे यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ग्राफिक्स को प्रोसेसर को लगा सकते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि ग्राफिक्स को प्रोसेसर क्या होता है। अब एक्चुअली क्या है, मैं आपको हर चीज़ें समझाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफिक्स को प्रोसेसर क्या होता है ना। ग्राफिक्स को प्रोसेसर क्या होता है, तो अभी जैसे कि आपने देख लिया कि इसमें चित्र बनाने के लिए समझा जाता है ना। तो GPU वगैरह नाम सुना होगा आपने कई बार, GPU, है ना। तो ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड है। तो एक्चुअली में ग्राफिक्स को प्रोसेसर क्या होता है, तो ग्राफिक्स को प्रोसेसर या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं इसको अपन, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। तो GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं अपन। तो ये क्या होता है, GPU या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब मैं आपको बताऊँ तो स्टार्टिंग में CPU बने तो वहाँ पे GPU शामिल नहीं थी, PC के अंदर CPU शामिल नहीं था, है ना। तो फिर क्या हुआ, होता क्या है, कैसे हुआ। तो GPU के प्राथमिक जो सबसे मेन उद्देश्य जो होता है वो 3D ग्राफिक्स को रेंडर करना होता है। GPU का ग्राफिक्स प्रोसेसिंग जो होता है उसका मेन उद्देश्य जो है वो 3D ग्राफिक्स को रेंडर करना होता है, जिसमें पॉलीगॉन शामिल है। क्योंकि अधिकांश पॉलीगॉन चेंजेस में दशमलव संख्या शामिल होती है, इसलिए GPU को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन करने के लिए तो देखो ये भी करना सकता है कि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बन रहा है। तो विशेषकर डिजाइन GPU जो होता है वो ग्राफिक्स को सबसे तेज़ी से CPU की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक बनाने के लिए बनाया गया है। हाई क्वालिटी के या हाई पावर वाले CPU जो होते हैं, GPU में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग को लोड करना वही है जो आधुनिक गेम्स वगैरह के लिए संभव है। तो अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम भी जो आ रहे हैं ना, वो जो बनाए जा रहे हैं वो ग्राफिक्स को प्रोसेसिंग के द्वारा बनाए जा रहे हैं, यानी कि GPU के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो GPU नाम तो मैं समझता हूँ सब लोगों को सुना ही होगा यार। तो GPU नाम से समझ लीजिए ग्राफिक्स को प्रोसेसिंग फुल फॉर्म इसकी है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जानते हैं अपन। डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंटिंग की गुणवत्ता को कैसे निर्धारित किया जाता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर में हम पर इंच में डॉट होते हैं, डॉट पर इंच DPI के द्वारा,
तो प्रति इंच में डॉट की संख्या के द्वारा क्वालिटी को सेट करते हैं। एंड आगे दिया हुआ है कि किसी प्रिंटर को किसी नेटवर्क से संयोजित करते समय कंट्रोल पैनल में किस पर क्लिक करते हैं। जाहिर सी बात है, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहाँ पे होगा हार्डवेयर एंड साउंड। वैसे हार्डवेयर एंड साउंड तो कहीं नहीं होता है कंट्रोल पैनल में, डिवाइस एंड प्रिंटर के नाम से ऑप्शन होता है। तो किस प्रिंटर को बाई कनेक्टिंग ए प्रिंटर टू अ नेटवर्क इन कंट्रोल पैनल क्लिक ऑन, गलत दिया हुआ है। यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर नाम का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर के नाम से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है मतलब। तो यहाँ पर प्रिंटर भी अपन लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ आपको कंट्रोल पैनल में। देखिए कंट्रोल पैनल को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पर प्रिंटर के लिए देखिए डिवाइस एंड प्रिंटर नाम का ऑप्शन होता है। यहाँ जा कर के हम इस प्रिंटर को यहाँ से शेयर कर सकते हैं, इस जगह से डिवाइस एंड प्रिंटर से, ना कि हार्डवेयर और साउंड। हार्डवेयर और साउंड नाम को तो मैंने अब तक कोई ऑप्शन विंडोज़ के अंदर शायद मैंने तो नहीं देखा आज तक, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका आपको नंबर मिलना चाहिए आई थिंक। आप लोग इसके लिए अपनी आपत्ति लगा सकते हैं कि हार्डवेयर एंड साउंड नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है। प्रिंटर कंट्रोल पैनल कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हम डिवाइस एंड प्रिंटर में जाते हैं और वहाँ से शेयरिंग करते हैं। किसी भी प्रिंटर को किसी नेटवर्क से MS वर्ड 2016 में संदर्भ में खाली स्थान के स्थान पर उपयुक्त विकल्प भरें। यहाँ आपको कैप्स से लोअर केस और लोअर से अपर केस में बदलने की सुविधा के लिए पद दिया गया है। तो अपर केस को कैप्स को लोअर केस में, लोअर को कैप्स में बदलना है। तो इसके लिए होम में जाएंगे, होम टैब में, और फिर कहाँ जाएंगे, फिर चैन केस में जाएंगे, फिर ये। तो देखिए होम में जाते हैं और फिर फॉन्ट वाले ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस में जाएंगे और वहाँ पर टॉगल केस दिया होता है, उससे अपन इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये काफ़ी मतलब अनअप्रोटेड क्वेश्चन पूछे हैं अपने एग्जाम में, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है। खैर पर आप कीजिए भाई, ध्यान रखिए कि होम में फॉन्ट टैग भी होता है। फॉन्ट टैग में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे। MS वर्ड में दाएं राइट इंडेंट को वर्तमान दाएं मार्जिन पर रूलर पर के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कि MS वर्ड में काम कर रहे हैं और इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट राइट इंडेंट इज इंडिकेटेड बाई ऑलमोस्ट लाइक एंड ऑन द राइट रूलर। तो उसमें पूछा गया है कि MS वर्ड में दाएं राइट इंडेंट को वर्तमान दाएं राइट टर्मिनल पर रूलर पर किसके द्वारा इंगित करते हैं। तो सिंगल ट्रिंगल क्या है, ये बड़ी ध्यान से करने वाला काम है। मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल ट्रिंगल क्या है। आप MS वर्ड की विंडो को ध्यान से देखेंगे देखिए दिख रहा है ऊपर, ये ऊपर दिख रहा है रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। ये इंडेंट होते हैं, फर्स्ट इंडेंट है ऊपर वाला, और ये लेफ्ट इंडेंट है नीचे वाला, और ये राइट इंडेंट है। तो जो आपको इस तरह दिख रहा है ना, ये इसके बारे में बोल रहा है वो कि राइट साइड से जो इंडेंट होता है वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर, लेफ्ट साइड किससे करते हैं। तो उसको इंडिकेट किया जाता है, किससे किया जाता है, तो उसको इंडिकेट करते हैं अपन, अभी मैं बताया था ट्रेंगल से। ठीक है, ये ट्रेंगल है ये इससे। अगला प्रश्न दिया हुआ है MS वर्ड 2016 में 0.5 लाइन स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं। तो लाइन को स्पेस बढ़ाने के लिए हम होम टैब में जाते हैं और वहाँ पैराग्राफ ग्रुप में जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता है। तो पैराग्राफ ग्रुप में जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से अपन 0.5 सवा 2 इंच जितना करना है उतना कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर दिया लाइन स्पेसिंग, यहाँ से होगा। ओके,
MS वर्ड 2016 में पेज ब्रेक प्रविष्ट करने के लिए वहाँ पर क्लिक करें। यहाँ आपको नया पेज जोड़ना है और फिर किस मेन्यू में जाएंगे और क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब में जाते हैं। जाहिर सी बात है, तो इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से पेज को रैप कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है ये। अगला दिया है MS वर्ड में रिप्लेस कमांड कहाँ पर मिलती है, तो ये आपको होम पेज में मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर? ये प्रभाव मिल गया देखो ना, ये प्रभाव नहीं है बेटा, इफेक्ट नहीं है, ये इम्पैक्ट है, प्रभाव नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर जहाँ पर अपन प्रिंटिंग ठोस प्रिंटिंग करते हैं तो वो डॉट मैट्रिक भी है, डॉट मैट्रिक ही है, इसके अलावा प्रिंटर है नहीं, बाकी सब आपको नॉन इम्पैक्ट है। वेब कैम का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है, तो वेब कैम का प्रयोग किस लिए करते हैं अपन? क्या टेक्स्ट के लिए करते हैं? जी नहीं। कोड के लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? नहीं। वास्तविक समय में इंटरनेट पर वीडियो को देखने के लिए या दिखाने के लिए करते हैं। वाणिज्य FM प्रसार में ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज केबल तक होती है। अब ये फिजिक्स की चीज़ें पूछी हैं यहाँ पर। ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज हैंडल इन कमर्शियल, यानी व्यापार में, व्यापारिक क्षेत्र में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ब्रॉडकास्टिंग कहाँ तक हो सकती है? तो उसका आंसर है 15 किलोहर्ट्ज़। 15 किलोहर्ट्ज़ इसकी जो है वो रेंज होती है व्यापार में। MS वर्ड 2016 में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में अधिकतम कितना होता है? सभी जानते हैं 72 होता है। MS वर्ड में अंडू ऑप्शन कहाँ मिलेगा और क्या शॉर्टकट की होती है? तो Ctrl+Z शॉर्टकट की है और ये हमको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलता है। एक बहुस्तरीय लिस्ट में मांग पत्र इंडेंट टेक्स्ट के कितने हिस्सा दिखाई देते हैं? हाउ मैनी लेबल इन इंडेंट्स कैन अपीयर इन मल्टीलेबल लिस्ट? जब आप मल्टीलेबल लिस्ट यूज करेंगे, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, दूसरी के अंदर तीसरी लिस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर आप कितने लेबल इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर दिया है 9 और मैं आपको दिखाता हूँ। देख लीजिए, एक लेबल से लेकर के 9 लेबल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो 9 ही दिया है आंसर, तो बिल्कुल 9 ही सही होगा। हम हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स इस्तेमाल करते हैं तो कितने लेबल यूज कर सकते हैं? 9 लेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्टोग्राम समीकरण को बढ़ाने के लिए छवि तीव्रता को समायोजित करने की एक तकनीक है। इंग्लिश पढ़ते हैं। हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन इज ए टेक्निक फॉर एडजस्टिंग इमेज इंटेंसाइट टू एनहेंस। यानी हिस्टोग्राम जो इक्विलाइजेशन में समीकरण है, इज ए टेक्निक, एक टेक्निक है फॉर एडजस्टिंग इमेज, इमेज की तीव्रता को समायोजित करने के लिए जो एक टेक्निक है। तो क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, हिस्टोग्राम इक्वेशन मतलब होता है किसी इमेज के अंदर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा करना। तो इसका आंसर कहाँ है? कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल सही आंसर है। हिस्टोग्राम का मतलब ये होता है कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेंज करने कम ज़्यादा करना, उसे हिस्टोग्राम कहा जाता है। मुद्रित पृष्ठ पर छवियाँ बनाने के लिए लेजर प्रिंटर खालिस्तान का प्रयोग करता है। यानी कि लेजर प्रिंटर खालिस्तान टू क्रिएट इमेज ऑन प्रिंटेड पेज, प्रिंटेड पेज पर इमेज बनाने के लिए लेजर प्रिंटर किसका प्रयोग करता है? तो लेजर प्रिंटर के अंदर टोनर होता है जो कि प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खालिस्तान से संबंधित क्रिप्टोग्राफी प्रणाली को आमतौर पर ट्रिम्ड सिफर या ब्लॉक सिफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ना। तो खालिस्तान से संबंधित क्रिप्टोग्राफी, इसे इंग्लिश पढ़ते हैं आप। क्रिप्टोग्राफी स्कीम आर जनरली कैटेगराइज एज बीइंग देयर स्ट्रीम चिपर एज ब्लॉक चिपर। मतलब कि जो क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल की जाती है
तो किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो किसी से संबंधित क्रिप्टोग्राफी प्रणाली को आमतौर पर स्ट्रीम सेफर या ब्लॉक सेफर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या नाम है उसका? तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है किसी चीज़ को सिक्योर करना, सिक्योरिटी देना। तो यहाँ पे सिक्योर का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? तो हाँ, सीक्रेट की एल्गोरिथम सही आंसर है इसका, सीक्रेट की एल्गोरिथम। आप प्रेशर टेंडेंसी को कैसे परिभाषित करेंगे? आप प्रेशर टेंडेंसी को कैसे परिभाषित करेंगे? यही प्रकार की प्रोसेस को रोकने स्पॉट आप प्रोसेस टेंडेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोसेस टेंडेंसी की डेफिनेशन क्या है? तो एक्चुअली में प्रोसेस टेंडेंसी होता क्या है? वो एक प्रकार की प्रोसेस है जो स्टॉप प्रोसेस को रोकने और दूसरी प्रक्रिया को स्टार्ट करने की लगने वाला समय जो है ना। प्रोसेस टेंडेंसी का मतलब होता है एक स्टॉप प्रोसेस को रोका और दूसरी प्रोसेस चालू किया, तो दोनों के बीच में जो समय लगेगा उस समय को हम प्रेशर टेंडेंसी कहते हैं, यानी कि डिस्पेस लेटेंसी कहते हैं। तो डिस्पेस लेटेंसी, डिस्पेस मतलब डिस्पेस करना किसी चीज़ को। तो कोई चीज़ रोकने के बाद या पूरी होने के बाद से लेकर दूसरा काम शुरू हुआ है तब तक का समय जो होता है उसको अपन डिस्पेस लेटेंसी या प्रेशर लेटेंसी कहते हैं। विंचेस्टर डिस्क क्या होती है? विंचेस्टर डिस्क जो होती है वो एक डिस्क स्टैक। विंचेस्टर डिस्क मैंने फंडामेंटल बताया है मैंने। विंचेस्टर डिस्क जो होती है वो वोलेटाइल डिस्क नहीं होती, जबकि वोलेटाइल डिस्क नहीं कहते उसे, नॉन वोलेटाइल होती है। फ्लेक्सिबल डिस्क भी नहीं कह सकते उसको अपन, सेमीकंडक्टर मेमोरी से भी नहीं बनी होती, तो उसका आगे अंतर बचा डिस्क स्टेट होता है, हार्ड डिस्क जैसी होती है कुछ। आगे दिया हुआ है किसी एक एनवेलप पर लेबल, ईमेल, मैसेज या पत्र में एड्रेस ब्लॉक डालने के लिए उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए जो चरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है और क्या सही है। देखिए, ओके पे क्लिक करें, इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक पर डायलॉग बॉक्स सामने आता है, उस पर क्लिक जानकारी भरें, मेलिंग लेवल पे क्लिक करें या चूज़ फाइल से पे क्लिक करें। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना ही है कि स्टेप सही कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करें, फाइल खोलेंगे। फाइल खोलने के बाद हम मेलिंग टैब पे जाते हैं और मेलिंग टैब जाने के बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में जाकर के एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करते हैं या लेबल जो एड्रेस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट एड्रेस, अपनी जो एड्रेस ब्लॉक होती है उसमें अपना बॉक्स टाइप करते हैं डायलॉग बॉक्स में और यूजर के नाम वगैरह भरते हैं और भरने के बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं। 3 काम हो गए। उसके बाद फाइल को सेव कर देते हैं। तो पहला काम मेलिंग लिस्ट में जाते हैं, डाटा भरते हैं, फिर ओके करते हैं, फिर उसे हम सेव कर देते हैं। तो पहला सी, फिर बी, फिर ए। तो सी, बी, ए और डी सही आंसर है ये वाला। डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा संप्रेषण के लिए खालिस्तान उपकरण का प्रयोग करता है। तो वो क्या है? यानी कि डाटा को हम अगर यहाँ चाहते हैं समराइज करके, तो मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ समराइज नाम दिया हो एक्सेल का तो वहाँ पाइवट टेबल आँख बंद करके आंसर लगा दें। आप कोई मौजूदा फाइल किस प्रकार खोलेंगे जो अन्य विंडोज़ में नहीं खुली है? किसी भी विंडोज़ में नहीं खुली है तो फाइल को कैसे खोलेंगे? जाहिर सी बात है, डबल क्लिक करके क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे खुल जाएगा। जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उन्हें कहाँ संग्रहित करता है? जब प्रोसेसर डेटा को प्रोग्राम को उपयोग करता है तो कहाँ पे उन्हें स्टोर करता है? जाहिर सी बात है, कैश मेमोरी में, है ना। तो कैश मेमोरी यहाँ पे दिया नहीं है तो किस में करता है? मेन मेमोरी में करता है, मतलब रैम रोम में करता है, तो मुख्य मेमोरी में करेगा। अल्ट्रा एचडी ब्लूरे रेस्पॉन्स सपोर्ट वीडियो है वो क्या है? तो अल्ट्रा एचडी जो होता है, अल्ट्रा एचडी ब्लूरे किस वीडियो सपोर्ट करता है? वो एचडीआर वीडियो को सपोर्ट करता है। निम्नलिखित में से किस कार्ड में एक ही कार्ड में बहुत सी चिप लगी होती हैं? एक ही कार्ड में बहुत सी चिप लगी होती हैं तो वो कार्ड हाइब्रिड कार्ड होगा, जाहिर सी बात है। तो उसे अपन हाइब्रिड कंप्यूटर की भाषा में
हाइब्रिड कार्ड कहते हैं, ना कि मल्टी मोड कम्युनिकेशन कार्ड नहीं, हाइब्रिड कार्ड कहा जाएगा, जिसमें अपन बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चिप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के टच स्क्रीन में 2 पर्दे होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है? तो दो पर्दे होते हैं, किस प्रकार की जो स्क्रीन उसमें होती है? तो वो रेजिस्टिव टच स्क्रीन होती है, उसमें 2 पर्दे होते हैं, 2 पर्दे लगे होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते। आप गौर कर सकते हैं इसको और इसकी फोटो देख सकते हैं कैसे होती है। दिखने में तो ऐसे ही, लेकिन जब खोल कर दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 उसमें पर्दे लगे होते हैं। 1 बाइट कितने बिट का होता है? तो 1 बाइट 8 बिट का होता है। इंटरनेट के माध्यम से फाइल स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है फाइलों के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 लेवल के बराबर है? 4 लेवल को अपन आधा बाइट कहते हैं, यानी कि 4 बिट को 1 लेवल कहते हैं। सॉरी, 1 लेवल 4 बिट का होता है। तो पूछा गया 4 लेवल क्या होगा? 4 लेवल मतलब हो गया आपकी 16 बिट। 16 बिट का मतलब हो गया 2 बाइट। तो 2 बाइट इसमें आंसर नहीं दिया है, 16 बिट दिया हुआ है। 16 बिट एकदम सही है। 4 बिट का 1 लेवल होता है, तो 4 लेवल मतलब 16 बिट आंसर करेक्ट। एंड अगला क्वेश्चन है लास्ट, स्ट्रीम किए गए मीडिया सिनेरियो के मामले में खाली स्थान ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यानी कि खाली स्थान ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो यूज़ किया जाता है स्ट्रीम्ड मीडिया सिनेरियो के लिए? तो स्ट्रीम मीडिया सिनेरियो के लिए हमने अपने इंटरनेट के नोट्स में बताया है, वहाँ पर UDP नाम का एक प्रोटोकॉल है, तो वो इस्तेमाल किया जाता है। UDP लोगों भी इस टेस्ट में आई है, इस एग्जाम में, तो वो भी आप कर लीजिए। UDP नाम का प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सिनेरियो के लिए। ओके दोस्तों, तो आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने 5 बता दिए आपको, और इसके आंसर मैंने कोशिश की है समझाने की। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप पर्टिकुलर कमेंट कीजिए, मैं उसी के ऊपर आपके लिए विशेष वीडियो बना करके आपको दूंगा, जिसमें आप उसको पूरा क्लियरली समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और मैं आपको इनके नोट्स भी अवेलेबल करा दूँगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, एक बार ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, क्योंकि हम बहुत सारे आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो वीडियो हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए, और एक्चुअली आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम प्रोत्साहित होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। अगर कुछ सुधार कराना चाहते हैं हमसे, तो अपनी वीडियो में क्या सुधार करें वो भी हम बताइए, ताकि हम आपके लिए और अच्छा और बढ़िया से काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।